गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम देखते हैं इसमें जो कुछ रिमेनिंग पार्ट हमारे चैप्टर के रह गए हैं। जैसे कुछ हम देखेंगे इसके और कौन कौन से पार्ट होते हैं यूएनओ के। लेकिन इसके पहले हम क्या करते हैं, इसका एक ओवरव्यू लेते हैं। जैसे कि हम यानी कि यूएनओ की स्थापना क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, क्यों की गई थी। तो जैसे कि आपको मालूम है किसकी स्थापना सबसे पहले अगर देखा जाए किसका सक्सेसर था, ये यूएन का पार्ट ही था। इस यूएन की स्थापना क्या होती, जो नेशन लीग बना था। तो उस समय क्या हुआ था, जो इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी, अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे वो उस समय, जो उसके सबसे पहले वुडरो विल्सन ने क्या किया था। जो वुडरो विल्सन थे अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय, उन्होंने क्या किया था, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, लीग ऑफ नेशन की सबसे पहले। और कब की थी, 10 जनवरी 1920 को उन्होंने इसकी स्थापना की थी। लेकिन होता क्या है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था इनका जो बनाया था वो क्या हो गया, असफल हो जाता है। कब, 1939 में। क्योंकि क्या हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट हो जाता है। तो इससे क्या हो गया, इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठने लग गए थे और ये किसी को रोक भी नहीं पाया इस तरह। क्योंकि जितनी भी कंट्रियाँ थी उस समय पावरफुल, वो अपनी मनमानी कर रही थी, तो इस तरह से वो रोक भी नहीं पाया। फिर क्या हो जाता है, जब दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म होता है 1945 में, तो क्या की जाती है, इसकी एक आवश्यकता फील की जाती है कि हमें क्या, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो वर्ल्ड में दोबारा कहीं कोई से तीसरा युद्ध ना हो सके। तो उसको रोकने के लिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे, वो क्या करते हैं, इसकी स्थापना का प्रस्ताव पेश करते हैं सबसे पहले। तो अमेरिका ने ही इसकी स्थापना एक प्रकार से की। तो आप जानते हैं जैसे कि जो इसके इसमें प्रेजेंट मेंबर हैं वो कितने हैं, इसमें 193 मेंबर्स हैं। तो इस तरह इसने क्या कर दिया, इसकी स्थापना की गई थी। और ये क्या करता है, वर्ल्ड में किसी भी, अगर किसी भी कंट्री का आपस में कोई डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पर सॉल्व करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी की स्थापना की गई है, जो जा कर के यहाँ पे उसको सॉल्व करते हैं। तो हमें देखना था, जैसे कि आपके नीचे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हम बात करें जनरल असेंबली की, तो जनरल असेंबली क्या होती है, जनरल असेंबली क्या है, सबसे बड़ा पार्ट है यूएनओ का। ये भाग क्या, सबसे बड़ा भाग माना जाता है यूएनओ का। इसमें जितने भी मेंबर इसके सदस्य होते हैं वो सब इसी के पार्ट होते हैं। फिर हमारा होता है आईसीजे। आईसीजे क्या होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं। आईसीजे क्या होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है, हेग में। इसका क्या है, हेड क्वार्टर है। इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें 15 सदस्य होते हैं। यानी कि इसमें न्यायालयों के, यानी कि जितने भी वकील जज होते हैं, कितने होते हैं, वो 15 जज बैठते हैं यहाँ पे। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, हेग में, स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। वहाँ पर क्या, कोई भी इंटरनेशनल न्यायालय जिसे हम कहते हैं वहाँ स्थित है। फिर हमारा तीसरा आता है सिक्योरिटी काउंसिल, और चौथा हमारा सिक्रेटिएट होता है, और तीसरा इकोनॉमिक और छठवां तो हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आता है। सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है, सिक्योरिटी काउंसिल में जो मेंबर की ज़्यादा संख्या होती है, कितनी होती है, 15 होती है। 15 में क्या होता है, 10 जो होते हैं टेम्परेरी होते हैं, जिनका स्थापना 2 साल के लिए की जाती है, जिनका जो यानी कि 2 साल के लिए उनकी मेंबरशिप होती है। और जो हमारा यूएन होता है, जो इसके परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 होते हैं, जिनको अनलिमिटेड टाइम समय के लिए होते हैं, हमेशा रहते हैं, उनको वीटो पावर होता है। वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर का मतलब ये होता है, अगर कोई भी प्रस्ताव यानी यूएनओ में पेश किया जाता है, अगर कोई भी सदस्य उसमें क्या कर देता है, नेगेटिव का अपना वोट अगेंस्ट में डाल देता है, तो क्या हो जाएगा, वो प्रस्ताव वहीं पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर ये बात आती है। तो जैसे कि हमने पहले अपने यानी कि प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि जो G4 कंट्री हैं, G4 मतलब आप जापान कह सकते हैं, भारत कह सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका कह सकते हैं, ब्राज़ील कह सकते हैं। ये कंट्रियाँ क्या हैं, G4 कंट्रियाँ कहलाती हैं। और ये कंट्रियाँ क्या हैं, इनके प्रबल चांस हैं इस समय क्या है कि यूएन के परमानेंट सदस्य बन सकते हैं। लेकिन भारत उनमें क्या है, सबसे आगे है। भारत में कुछ ही निगेटिव पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि भारत एमटीआर का सदस्य है, सीटीबीटी का सदस्य नहीं है। ये सब क्या है, भारत एमटीआर का सदस्य नहीं है और सीटीबीटी का सदस्य नहीं है। ये भारत के लिए क्या है, निगेटिव रिमार्क आ जाते हैं। लेकिन और भारत के लिए निगेटिव क्या है, क्योंकि जो जम्मू पीओके का भारत के साथ में विवाद चल रहा है, वो भी एक सबसे बड़ा इशू है। और चौथा जो सबसे बड़ा रीजन कह सकते हैं वो क्या है, जो भारत जो यूएनओ में अपना कंट्रीब्यूशन करता है वो कितने परसेंट करता है, सिर्फ 1% करता है पैसे के। तो इस तरह ये भी इसका निगेटिव रिमार्क है। लेकिन अगर पॉजिटिव रिमार्क अगर आप देखें, तो उसमें से वीटो देने के लिए अमेरिका हमेशा रेडी रहता है कि वो वीटो देने के लिए क्या है, तैयार है। रसिया भी तैयार है और फ्रांस भी तैयार है। और ब्रिटेन क्या कहता है, ब्रिटेन कहता है कि वो आपको वीटो पावर, आप परमानेंट मेंबर तो देगा लेकिन वो वीटो पावर नहीं देगा। चलो ये भी ठीक है। हाँ, जो भारत के लिए प्रॉब्लम खड़ा करता है वो कौन खड़ा करता है, चाइना खड़ा करता है। वो पूरी तरह से रेडी ही नहीं होता कि भारत
कि इसका परमानेंट सदस्य बने। लेकिन भारत अब मना कैसे सकता है इसको? जो चाइना है वो किसका सदस्य नहीं है? अगर देखा जाए, जो भारत जिसका सदस्य है, भारत जिस MTCR, MTCR, MTCR क्या है? जो मिसाइलों की खरीद, घातक मिसाइलें होती है उनकी जो खरीद फरोख्त करनी है, तो भारत क्या उसका सदस्य है? लेकिन चाइना उसका सदस्य नहीं है। मिसाइल टेक्नोलॉजी वो कंट्रोल रीजन होता है, इसका फुल फॉर्म मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन होता है। तो मतलब कि भारत इसका सदस्य है, लेकिन चाइना इसका सदस्य नहीं है, ना भारत इसको बनने दे रहा है। तो अगर भारत को क्या करना चाहिए, अगर UN का सदस्य बनना है तो इसके तहत उससे एग्रीमेंट करना चाहिए चाइना से कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ MTCR का सदस्य बनवाऊंगा, तुम जा कर के मुझे वहाँ का सदस्य बनवा दो। इस तरह एक प्रॉब्लम दूर की जा सकती है। अगर भारत चाहे तो ऐसे सदस्यता ले सकता है चाइना को से कह करके। तो एक ये तरीके निकाला जा सकता है। तो इस तरह सिक्योरिटी काउंसिल देख ली। जो द सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट क्या होती है? जिसे हम सचिवालय कहते हैं यहाँ का। यहाँ पर क्या होता है, सारे मेंबर आकर के यहाँ बैठते हैं, यानी कि एक डिस्कशन होता है किसी भी मैटर पर, तो यहीं पर सारे डिस्कशन किए जाते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर क्या है? यहाँ पर कुछ एजेंसीज बनाई जाती हैं जो क्या करते हैं, देश पूरे भी यानी कि ग्लोबल रीजन पे वहाँ पर सोशल इकोनॉमिकल कल्चर ये पूरी कमेटियाँ बनाकर उनको देख रेख करती हैं। जैसे आपने यूनिसेफ का नाम सुना होगा, यूनेस्को का नाम सुना होगा। तो यूनिसेफ यानी कि बच्चों के लिए कार्य करता है। बच्चों के लिए कार्य का मतलब क्या है? जाता है, देखता है कि चाइल्ड कहाँ पर क्या हो रहा है। जितने भी, तो अगर उनको सोशल कल्चर एजुकेशन की व्यवस्था करनी होती है तो वो यूनिसेफ के द्वारा होता है। हमारे देश में भी यूनिसेफ के बहुत से कार्यक्रम चल रहे होते हैं। एजुकेशन में सबसे ज़्यादा यूनिसेफ ही अपना योगदान करता है। तो इस तरह यूनिसेफ होता है। फिर यूनेस्को की स्थापना की जाए। यूनेस्को की वो क्या करता है, ये वर्ल्ड में देखता है बहुत सी जो भारत के 37 हेरिटेज हैं जो यूनेस्को के में उसने अपने स्थान दे रखा है। तो इस तरह का यूनेस्को भी अपना का WHO के विषय में आप जानते हैं, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगर विश्व में कहीं भी किसी तरह की लेबर की आवश्यकता पड़, उनको मजदूरों को कोई प्रॉब्लम आती है तो ये उनकी व्यवस्था करवाता है। तो ये क्या करता है, कुल मिलाकर के ये सब सही कह सकते हैं। लेकिन अगर अब बात करते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक इसमें रह जाता है वो क्या है, जो अमेरिका का वर्चस्व है। यहाँ पे अमेरिका का वर्चस्व क्या है? आपने देखा कि जैसा हमने बाइपोलैरिटी देखी थी, US हेजीमनी भी देखा। US हेजीमनी में अमेरिका का ही शासन रहता है। क्योंकि जब रसिया का डिग्रेडेशन हो जाता, जब पतन हो जाता है, तो क्या हो जाता है, फिर सिर्फ USA ही रह जाता है वर्ल्ड में। और USA क्या है, रियल में अगर देखा जाए, UNO को आज कंट्रोल करता है तो कौन करता है? वो USA ही करता है कंट्रोल पूरी तरह से। उसी का इसमें क्या है, पूरा इंटरफेयर चलता है। USA ही क्या करता, क्योंकि USA क्या करता सबसे ज़्यादा, अगर इसमें कोई भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो कौन कर रहा है? USA कर रहा है। तो इस तरह USA की दादागिरी यहाँ पर हमेशा चलती रहेगी और चलती है। बस ये इस तरह हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर कोई डाउट होता है तो आप क्या कर व्हाट्सअप कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन में, अगर आपको डाउट होता है तो। ओके।